यस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी कि कैपिटल बजटिंग का चैप्टर। सो बहुत ही मजा आने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मैं आपको बोला तो इसके कुछ मेथड्स हैं, तो हम फिर से लिख लेते हैं, लिखो जल्दी से। मेथड्स, टेक्निक्स या टूल्स। एक होता है लिखना मेरे साथ साथ, एक होता है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, एक होता है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, एक होता है डिस्काउंटेड टेक्निक। एक होता है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, एक होता है डिस्काउंटेड टेक्निक। नॉन डिस्काउंटेड में लिखना, नॉन डिस्काउंटेड में लिखना, पहला मेथड हुआ पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। दूसरा लिखना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और इसका अलग नाम भी है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का अलग नाम भी है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट आइए डिस्काउंटेड टेक्निक में लिखिए, डिस्काउंटेड टेक्निक में लिखिए डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। दो नंबर में लिखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तीन नंबर में लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चार में लिखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, लिख लिया आपने ये सारा चीज? हम लोग लिखे थे, फिर भी दोबारा से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है? ओके सर, चलिए सुनिए। ये कैपिटल बजटिंग का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्यों? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, इसका अलग नाम भी है कैपिटल, कैपिटल रेशियोनिंग, इसका अलग नाम भी है। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे क्यों? तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल में लूंगा, और उससे हमको समझ में आ जाएगा हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। सुनिए, और एक बात, जैसे कि एक मशीन है ए, दूसरा मशीन है बी, दो मशीन हैं। मशीन ए पे इन्वेस्टमेंट हमें करना है, मान लीजिए 5,000, मशीन बी पे इन्वेस्टमेंट करना है 7,000। मशीन ए जो बेनिफिट देगा, मशीन ए से जो हमारा पैसा आएगा उसे बोलते हैं कैश इनफ्लो। क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक कैश इनफ्लो देगा। और मशीन बी जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल तक वो कैश इनफ्लो देगा, बेनिफिट देगा। तो हमें चॉइस करना है मशीन ए बेस्ट है हमारे लिए या बी बेस्ट है। तो ये चॉइस करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि डिस्काउंटेड टेक्निक मेथड, और उस पे दो मेथड्स हैं पे बैक, जो सॉरी, एक होता है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक और एक होता है डिस्काउंटेड टेक्निक।
नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक में दो मेथड था, एक होता है पे बैक पीरियड और एक होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और डिस्काउंटेड टेक्निक जो है वहां पे हमारे पास चार मेथड्स हैं। एक हो गया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, दूसरा हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड चार में होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसी पे ही हम लोग समझेंगे ये मेथड सब क्या है। ठीक है, चलिए और एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, हाउ टू फाइंड आउट कैश फ्लो। लिखो कैश फ्लो। ठीक है, सेल माइनस परचेज माइनस लेबर माइनस एक्सपेंसेस। ये जो आया एक्सपेंसेस, ये जो आया डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट जो भी है डेप्रिसिएशन को छोड़कर, ये जो आया प्रॉफिट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये सब पेमेंट हुआ है, ये रिसीव हुआ, सेल से पैसा रिसीव हुआ और ये सब पेमेंट हुआ है। पेमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट आया उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। माइनस क्या कर लेना है हमें? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस कर लिए, माइनस करने के बाद जो आएगा उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद माइनस कर लेना है टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद जो आएगा उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं आपको पूछता हूं कैश फ्लो कितना? सुनिए बच्चे, ये जितना एक्सपेंसेस है ये सारा पेमेंट हुआ है, नो डाउट ये सब पेमेंट हुआ है, लेकिन ये डेप्रीशिएशन जो है पेमेंट नहीं हुआ है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। हाँ सर, ये तो पता है, यह नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद इसे माइनस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से पेमेंट तो हुआ नहीं है, पैसा तो आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसकी डेप्रिसिएशन की वजह से आउटफ्लो नहीं हुआ है, कुछ भी आउटफ्लो नहीं हुआ है, बट फिर भी हम लोग माइनस किए। सर क्यों? क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस नहीं करेंगे तो टैक्स जो है ज्यादा आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन है। सो टैक्स जब कैलकुलेट किया जाता है तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स पे कर देना है, ये पे कर देना। अब टैक्स पे करने के बाद आया क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पैसा बचा हुआ है कंपनी, और उसके बाद लास्ट में प्लस कर देना, डेप्रिसिएशन जो माइनस किए थे ये प्लस कर देना। क्या? लास्ट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देना, डेप्रिसिएशन प्लस करने से जो आएगा उसे बोलते हैं कैश इनफ्लो। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन यहां पर माइनस किए, फिर यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन सर आपने यहाँ पे माइनस किया, फिर वो डेप्रिसिएशन को यहाँ पे प्लस कर दिया। सुनो बच्चे, डेप्रिसिएशन जो माइनस किया गया है वो टैक्स पेमेंट के लिए माइनस किया गया। अगर डेप्रिसिएशन आप माइनस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? टैक्स ज्यादा आ जाएगा, आपका टैक्स ज्यादा लग जाएगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस किया करने से टैक्स कम पेमेंट करना होगा। टैक्स का जो रूल है वो टैक्स का जो पेमेंट होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर दो, फिर टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें लास्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो कैश इनफ्लो निकालने के लिए। तो ये जो भी आया इसे बोलेंगे कैश इनफ्लो। ध्यान से आप याद रखिएगा ये बात को, और ये काम हमें एक प्रॉब्लम में भी करना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इतना बात आपको समझ में आ गया। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू किया। पी आर इंजीनियरिंग लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीन। नया मशीन परचेज करेगा कौन? पी आर इंजीनियरिंग लिमिटेड। which will carry out some operations which are at present performed by manual labor। अब अभी जो वो
कंपनी में ऑपरेशन यानी ऑपरेशनल एक्टिविटी चल रहा था, तो वो मैनुअली चल रहा था, लेबर को यूज करके प्रोडक्शन करता था। लेकिन अभी वो मशीन यूटिलाइज करेगा, तो मशीन यूज करके प्रोडक्शन चालू करने वाला है। तो वो मशीन खरीदने वाला है, एक नया मशीन खरीदने वाला है। दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टू अल्टरनेटिव मॉडल्स, उसके पास दो चॉइस हैं, दो अल्टरनेटिव्स हैं। एक हो गया एम एक्स, एक हो गया एम वाई आर अवेलेबल, दो अल्टरनेटिव अवेलेबल है, मशीन एम एक्स, मशीन एम वाई। अगर मशीन एम एक्स खरीदता है, कॉस्ट ऑफ मशीन ये 8 लाख आ जाएगा एम एक्स, और एम वाई आ जाएगा 10,20,000। एक्सपेक्टेड लाइफ इसका है 6 ईयर्स, इसका दोनों का 6 ईयर्स है। लेकिन स्क्रैप वैल्यू है इसका 20,000, इसका है 30,000। तो आप बोलेंगे सर, तो लाइफ एम वाई का भी 6 साल है और एम एक्स का भी जो है 6 साल है, तो लेकिन कॉस्ट अगर देखा जाए तो, कॉस्ट अगर देखा जाए तो सर एम एक्स का कम है, एम वाई का ज्यादा है, तो हम एम एक्स ही खरीद लेते हैं सर। नहीं बच्चों, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए कौन कितना प्रॉफिट जनरेट करता है वो देखना होगा। देखिए एस्टिमेटेड नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स क्या दिया, डेप्रिस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स दिया है। ओहो सर, अभी अभी आप जो बोले ना वही काम करना है हमें शायद। मैंने बोला हाँ बच्चों, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया एम एक्स का दिया है, एम एक्स 6 साल तक यूज होगा उसका, ये जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दिया है ये प्रॉफिट जनरेट करेगा, और एम वाई जो है ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ठीक है सर। तो फिर उसके बाद आगे बोला कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर दिस कंपनी 30% एंड कंपनी इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 10%। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रपोजल। और उसके बाद बोला कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रपोजल। बोला पे बैक पीरियड निकालो और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालो, ये सवाल में बोला है। चलिए आइए, और उसके बाद बोला है व्हिच प्रपोजल यू वुड रिकमेंड एंड व्हाई। आप कौन सा मशीन खरीदने के लिए पीआर इंजीनियरिंग लिमिटेड को आप बोलेंगे वो बताइए। ठीक है, सारे बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। मैं पहले एम एक्स का पेबैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, और आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। और आपके लिए होमवर्क रहेगा एम वाई का क्या करना, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना। ठीक है, ओके चलिए। आइए, सबसे पहले लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हाँ जी, आइए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेनी है। डेप्रिसिएशन किसका, एम एक्स का। इसका कॉस्ट कितना था एसेट का, एसेट का कॉस्ट था 8 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू था 20,000, डिवाइडेड बाय ईयर्स लाइफ था कितना 6। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, है ना, 8 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,30,000 हो गया डेप्रिसिएशन। और वो भी बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो ये डेप्रिसिएशन सेम रहेगा हर साल। चलिए आइए, मेरे साथ साथ सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हाँ सर। लिखिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स किसका, किसका, प्रोजेक्ट एमएक्स का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। पहला साल में कितना दिया था, 2,50,000। दूसरा साल में 2,30,000। सवाल में इंफॉर्मेशन दिया था 1,80,000। उसके बाद में फिर फोर्थ ईयर में 2 लाख, फिफ्थ ईयर में 1,80,000,
फिर उसके बाद 6th ईयर में 1,60,000। ठीक है। हाँ सर। सबसे पहले माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। तो सा जितना भी अमाउंट सब है ये सब अमाउंट से कितना माइनस करेंगे? 1,30,000 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 1,30,000 माइनस करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? सर प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन से डेप्रीसिएशन माइनस कर दीजिए तो वो आ जाएगा कितना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए 2,50,000 से माइनस कीजिए 1,30,000, कितना आया? 1,20,000 आया। 1,20,000। 2,30,000 से 1,30,000 माइनस कीजिए, आएगा कितना? 1,00,000। 1,80,000 से 1,30,000 माइनस कीजिए, आएगा कितना? 50,000। 2,00,000 से 1,30,000 माइनस कीजिए, आएगा कितना? 70,000। 1,80,000 से 1,30,000 माइनस कीजिए, अगेन आएगा 50,000। फिर उसके बाद 1,60,000 से 1,30,000 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 30,000। ठीक है। हाँ सर। अब आइए उसके बाद टैक्स कितना? 30%। अब ये सबसे जितना भी सारा है सबसे 30% माइनस कीजिए तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका नाम दे दीजिए, नाम सब दे दीजिए, नाम दे दीजिए। इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? बी माइनस 30%। बी माइनस 30% लिख दीजिए, ऊपर हेडिंग दे दीजिए पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो कैसे आएगा? यहाँ बी में जो भी आया अमाउंट सब, ये जितना भी सारा अमाउंट आया बी में, उससे क्या करना? 30% माइनस कर लेना। तो 1,00,000 जैसा 1,20,000। अब 30% माइनस क्या करेंगे? देखिए 1,20,000 का 70% डायरेक्ट लिख दीजिए ना यहाँ पे, इंटू 70%। कितना? 84,000। कितना? 84,000। 1,00,000 का 70% कितना होगा? 70,000, है ना? सुनिए, अब यहाँ पे देखिए ये 1,00,000 दिया हुआ है, 1,00,000 से मैं 30% माइनस करूंगा, बाकी 70% रहेगा ना। तो मैं डायरेक्ट 70% लिख देता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 70,000। और यहाँ पे आएगा कितना? 35,000। और यहाँ पे 49,000। अगेन यहाँ पे 35,000। फिर उसके बाद यहाँ पे 21,000। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कैश इनफ्लो निकालने के लिए, कैश इनफ्लो निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कैश इनफ्लो फाइंड आउट के लिए सर इसका नाम सी दे देते हैं, सी। इसका नाम सी। सर सी प्लस डेप्रीसिएशन मतलब 1,30,000। सी प्लस डेप्रीसिएशन, मैंने बोला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जितना अमाउंट आएगा उस पे क्या करना? डेप्रीसिएशन ऐड कर देना, जो आएगा उसे कैश फ्लो बोलेंगे। चलिए डेप्रीसिएशन कितना? 1,30,000। 84,000। 1,30,000 84,000 प्लस 1,30,000 कितना हुआ? 2,14,000। 2,14,000। 70,000 प्लस 1,30,000 कितना हुआ? 2,00,000। 35,000। 35,000 प्लस 1,30,000 कितना हुआ? 1,65,000। 49,000 प्लस 1,30,000 कितना हुआ? 1,79,000। फिर इसके बाद से 35,000 प्लस 1,30,000 कितना होगा? 1,65,000। इसके बाद 21,000 प्लस 1,30,000 कितना हुआ? 1,51,000। ये हुआ कैश इनफ्लो। क्या है ये? अभी आया कैश इनफ्लो। समझ में आया बात? उसके बाद में हमें फाइंड आउट क्या करना है? पहले सवाल में क्या बोला था? पे बैक पीरियड। सवाल में क्या बोला था? पे बैक पीरियड। ध्यान सुनिए, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा
क्या पे बैक पीरियड बोला है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड या ओनली पे बैक पीरियड? सवाल में बोला था ओनली पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नहीं। समझे? चलिए आइए, पे बैक पीरियड सवाल में बोला तो क्या करना, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना है। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, CCIF, ठीक है। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना मतलब, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का मतलब 2,41,000 है ये। 2,14 सॉरी 2,14,000, 41 नहीं, 2,14,000। 2,14,000 में क्या करना, इसे ऐड कर देना 2 लाख। तो कितना होगा ये? 2 लाख, 2,14,000 कितना होगा? 4,14,000। फिर 4,14,000 में क्या करना, ये 1,65,000 ऐड कर देना। 4,14,000 में क्या करना, 1,65,000 ऐड कर देना। कितना आया? 5,79,000 आया। 5,79,000 आए। फिर उसके बाद 5,79,000 में क्या करना, ये 1,79,000 ऐड कर देना। 1,79,000 ऐड कर देना, कितना है? 7,58,000। 7,58,000, ठीक है। उसके बाद फिर 7,58,000 में ऐड कर देना 1,65,000। तो कितना आया? 9,23,000। 9,23,000। फिर 9,23,000 में 1,51,000 ऐड कर देना। कितना आया? 10,74,000 या, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चे, पूरा ध्यान सुनना, एक एक बात को समझना। हम इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं बताओ, सारे बच्चे बताओ। हमने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है? इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है सर? मशीन एक्स में इन्वेस्टमेंट जो है ना सर, वो 8 लाख है। कितना है? 8 लाख। हम जो पे कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना? हम जो पे कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना सर? हम जो पे कर रहे हैं उसका अमाउंट होता है सर 8 लाख होता है। कितना होता है सर? 8 लाख होता है हम जो पे कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। जो हम पे कर रहे हैं वो अगर 8 लाख है, 8 लाख हम अगर पे कर रहे हैं, उसका वापसी कितना साल में हो जाता है बोलिए? एग्जैक्ट उतना अमाउंट, जो 8 लाख है ना, उतना अमाउंट कितना साल में वापस हो जाता है बोलिए? सर कितना साल में सर? ये जो है ना, देखिए 9,23,000 कौन सा ईयर में? फिफ्थ ईयर में हो रहा है। देखिए फिफ्थ ईयर में हो रहा है ना, ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, फिफ्थ ईयर में हो रहा है। जो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाले थे ना, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये है सर, जो 8 लाख जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहला साल में हमें मिला 2,14,000 मिल गया। दूसरा साल में मिला 2 लाख, टोटल मिलाकर 4 लाख, 4,14,000 आ गया। सर तीसरा साल में मिला फिर 1,65,000 आया, टोटल मिलाकर। थर्ड ईयर में हमारा पैसा टोटल आ गया 5,79,000 आ गया। इस तरीके से, इस तरीके से हमारा 8 लाख कौन सा साल में मिलता है बताइए? 8 लाख कौन सा साल में मिलता है? देखिए 8 लाख सर, ये जो फोर्थ ईयर है ना सर, फोर्थ ईयर, ये वहां पर 7,58,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 लाख। ये जो है ना फोर्थ ईयर, 7,58,000 सर, ये जो है ना 7,58,000 आ रहा है फोर्थ ईयर में। देखिए फोर्थ ईयर में कितना आ रहा है? 7,58,000 क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, सारा कैश इनफ्लो मिला 4 साल में कितना हमारा पैसा बन जाता है? 7,58,000 बन जाता है। बट हम जो 8 लाख रुपया पे कर रहे हैं उसका वापसी कितना साल में होता है? देखिए फिफ्थ ईयर में हो रहा है। मुझे एग्जैक्ट बताइए, पूरा 4 साल या 5 साल या 4.5 साल, कितने बताइए? तो ये बताना मुश्किल है, तो हमें यही क्या है ना, फाइंड आउट करना, पे बैक एग्जैक्ट पीरियड कितना है। तो सर जो भी हो जाए सब 4 साल प्लस कुछ आएगा, क्योंकि 4 साल में तो 7,58,000 हो जाता है, और फिफ्थ ईयर में 9,23,000 होता है। तो उसी वही 4 से 5 साल के बीच कुछ ना कुछ आएगा। मैंने बोला 4 साल प्लस कुछ मंथ होगा यही, और क्या। बट इसे एग्जैक्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे?
सारे बच्चे ध्यान से सुन मेरी बातों को, सारे बच्चे ध्यान से देकर सुने। देखिए सर 4 ईयर प्लस, यही तो सर 4 ईयर प्लस कुछ होगा, तो कितना होगा बताइए, सुनिए ध्यान सुनना। ये जो अब सुनिए, ये जो 7,58,000 से 9,23,000 हुआ, इसमें डिफरेंस कितना है बताइए, इसमें डिफरेंस कितना है? सर इस पे डिफरेंस तो 1,65,000 है। चलिए 1,65,000 डिफरेंस है। देखिए यहाँ मैं नहीं लिख रहा, अलग से लिख रहा, अलग से लिख रहा, 1 लाख कितना डिफरेंस है, 65,000। आप लिखेंगे नहीं, आप पहले समझिए बात को, आप बिल्कुल नहीं लिखिएगा, आप बात को समझिए खाली। सर तो ये जो 1,65,000 डिफरेंस है, कितना महीने के लिए डिफरेंस है? सर 12 मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि 7,58,000 जो है ना, वो फोर्थ ईयर में क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो था। अब ये जो 9,23,000 हो गया, कैसे हुआ? सर फिफ्थ ईयर में 1,65,000 इनफ्लो हुआ है, तो 1,65,000 पूरा फिफ्थ ईयर का है या फिफ्थ ईयर का आधा का है? सर पूरा फिफ्थ ईयर का है वो। इसका मतलब 12 मंथ मानकर चलिए, इसका मतलब 12 मंथ मानकर चलिए, ये है। तो हाँ सर 1,65,000 जो है ये 12 मंथ का है। सारे बच्चे मुझे बताइए, ध्यान सुनना, फिर से बता रहा आपको, ये जो 7,58,000 है, यहां से 8 लाख को पहुंचने में, देखिए ध्यान से देखिए, यहां से 8 लाख को पहुंचने में कितना मंथ लग जाता है? सर 7,58,000 से लेकर 9,23,000 को पहुंचने में 1 साल लग जाता है, यानी कि 12 मंथ लग जाता है। तो 7,58,000 से लेकर 8 लाख पे पहुंचने में, 8 लाख ये है, मान लीजिए 8 लाख, यहां पहुंचने में कितना मंथ लगता होगा? पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। 8 लाख माइनस 7,58,000, 7,58,000, कितना हुआ? 42,000। तो 1,65,000 का डिफरेंस जो है वो 12 महीने में आता है, मतलब 42,000 का डिफरेंस कितना मंथ लग जाता होगा? बात समझे ना? देखिए फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। यहाँ पे है 7,58,000, यहाँ पे है 9,23,000, ये पूरा 12 मंथ लग जाता है। 7,58,000 से 9,23,000 को पहुंचने के लिए, कैश इनफ्लो होने के लिए कितना मंथ लग जाता है? पूरा 12 मंथ लग जाता है। तो मुझे 8 लाख तक पहुंचना है, मुझे 8 लाख चाहिए, 8 लाख। क्यों? मैं जो पे किया हूं, कितना पे किया हूं? 8 लाख। तो वो मेरा 8 लाख एग्जैक्ट अमाउंट कब मिल जाता है? तो तो हमें क्या करना है, इसका 7,58,000 और 8 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है? सर 42,000 डिफरेंस है। तो अगर 1,65,000 के लिए 12 मंथ लगता है, तो 42,000 के लिए कितना मंथ लगा होगा फिफ्थ ईयर का? तो सर इसका मतलब ऐसा होगा सर, 12/1,65,000 इंटू 42,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल। ठीक है, तो 1,65,000 जो है उसके लिए 12 मंथ लगता है, तो 42,000 के लिए कितना मंथ लगता है? तो फाइंड आउट कर लो सर, 12/1,65,000 इंटू 42,000। हाँ सर, तो हम लोग अभी फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेटर में। तो 12 इंटू 42,000 डिवाइडेड बाय 1,65,000 कितना हुआ? 3 मंथ लगता है, 3 मंथ। ठीक है, 4 ईयर्स 3.05 मंथ, 4 ईयर्स लिखना, 4 ईयर्स 3 मंथ। ठीक है, 4 ईयर्स 3 मंथ। ठीक है सर, मैंने बोला जी। सर ये जो 12 मंथ आप लिखे हैं, ये जो 12 मंथ आप लिखे हैं सर, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 ईयर भी लिख सकते हैं सर। 1,65,000 के लिए 1 ईयर लगता है, तो 42,000 के लिए कितना साल लगेगा? तो क्या होगा, 1/1,65,000 इंटू 42,000, तो क्या हो जाएगा? 42,000 डिवाइडेड बाय 1,65,000, कितना आ गया? 0.25। तो इसका मतलब 4 ईयर्स, 4.25 ईयर्स। बात समझे?
अगर ये ईयर में लिखते हो तो टोटल ईयर्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 ईयर्स 4.25 4.25 ईयर्स। अगर यहाँ पे आपने मंथ में लिखा है, मंथ में लिखा है, तो फिर रिजल्ट जो आएगा किस पे आएगा, मंथ में आएगा। 4 ईयर्स, ये जो रिजल्ट आएगा फिर मंथ में आएगा, 4 ईयर्स 3 मंथ। समझ में आ गया। तो ये था पे बैक पीरियड, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आया और एक बार देखिए। तो मैंने मिटा दिया सब। सो इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। इसे बोलते हैं पे बैक पीरियड। क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड। जितना हम पे कर रहे हैं उसका वापसी कितना साल में हो जाता है, 4 ईयर्स 3 मंथ में हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, ओके। ये था पे बैक पीरियड। अब नेक्स्ट आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। कहाँ आएंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू में आएंगे। चलिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कैश इनफ्लो निकालना होगा। क्या करना होगा, कैश इनफ्लो, ठीक है। यहाँ पे कैश इनफ्लो है 2,14,000, ये सारा कैश इनफ्लो है ये सब। तो इसको दोबारा से रिपीट कीजिए, लिखिए 2,14,000, ये सब लिखिए। सो कैश इनफ्लो 6 ईयर्स का, लिखिए 2,14,000, लिखिए एक एक करके जितना भी कैश फ्लो था। ये आ गया, ठीक है। तो कैश इनफ्लो आ गया। आने के बाद अब क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट, कितना परसेंट, 10%। सवाल में बोला था, क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, जो कंपनीज रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज 10%, ये सवाल में बोला था। इन्वेस्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कंपनी का, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वो होता है 10%। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मतलब ये देखिए, यहाँ पर ईयर मैंने लिखा 1 साल, 2 साल, ठीक है ना, 3 साल, 4 साल, 5 साल और ये 6 साल। तो ये सब जो कैश इनफ्लो आ रहा है ना, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, लेकिन वो सब का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा बताइए। याद करो, ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़े थे, और मैं आपको वहां पे बोला था कि ये बात जो है मैं फिर इन्वेस्टमेंट एडिशन का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा या कैपिटल बजटिंग का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, तो वहां पर भी यही बात करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, हाँ सर, ठीक है। तो 1 रुपये का डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से, चलिए आइए मेरे साथ आप भी कैलकुलेटर यूज कीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 1.10 कितना हुआ, 0.909, 0.909, 1 रुपया का। फिर इक्वल टू मारिए, फिर 1 रुपये का 2 साल पहले का वैल्यू आ गया 0.826। फिर इक्वल टू मारिए, 3 साल पहले का वैल्यू 1 रुपया का आ गया 0.751। फिर इक्वल टू 0.683। फिर इक्वल टू 0.621। फिर से इक्वल टू 0.564। तो अब क्या करेंगे, ये रहा 1 रुपया का वैल्यू 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले, ठीक है। तो अब हम लोग अगर अब कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो बोलते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आएगा। इसका नाम दे दीजिए, कहां तक हम लोग किए थे, इसका नाम सी दिए थे, इसका नाम
डी, कैश इनफ्लो का नाम डी दे दें, डी, और इसका नाम दे दें ई, इसका नाम जो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाले थे ई, और मैंने इसका नाम दे दिया एफ, एफ। ठीक है, तो एफ कैसे आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आएगा, कैश इनफ्लो का और डिस्काउंटेड फैक्टर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखिए 2,14,000 इंटू पॉइंट 909 इक्वल्स टू कितना आया, 1,94,526। ठीक है, कैलकुलेटर में कोई भी की को प्रेस मत कीजिए, आइए डायरेक्ट लिखिए 2,00,000 इंटू 0.826 इक्वल्स टू 1,65,200। कैलकुलेटर को मत छुइए, कोई की प्रेस मत कीजिए, अब डायरेक्ट लिखिए 1,65,000 इंटू 0.751 इक्वल टू 1,23,915। फिर उसके बाद 1,79,000 इंटू 0.683 इक्वल्स टू 1,22,257। फिर उसके बाद 1,65,000 इंटू 0.621 इक्वल्स टू 1,02,465। फिर उसके बाद 1,51,000 इंटू 0.564 इक्वल्स टू 85,164। टोटल कर दीजिए। अब कैलकुलेटर में जीटी को प्रेस कीजिए, जीटी एक की रहेगा, उसको प्रेस कीजिए, कितना आया, 7,93,527 आया। ठीक है, ये आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आया क्या, टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। क्या आया, टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कैश आउटफ्लो, जो इन्वेस्टमेंट है, जो बिगिनिंग में हुआ था इन्वेस्टमेंट, वो कितना था, 8 लाख था, कितना था, 8 लाख था। ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 8 लाख था। देखिए ये जो 8 लाख है, ये प्रेजेंट वैल्यू है कि नहीं है, अभी आप पे कर रहे हो कितना, 8 लाख, क्योंकि अभी मशीन खरीदना है, तो आपको अभी जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कितना, 8 लाख। तो ये 8 लाख जो है प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू ये आउटफ्लो है। तो हमने क्या किया, जो इनफ्लो था ना वो सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया हम, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू और जो आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू से क्या करना है, कंपेयर करना है, तब जाकर आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। सुनिए एक चीज हम गलत किए हैं, क्या गलत किए हैं, 6th ईयर में हमारा और एक कैश इनफ्लो है। सर क्या है बताओ सर, 6th ईयर में एक कैश फ्लो है, बताओ तो देखते हैं, जो बता देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा। 6th ईयर में जब हम जो मशीन खरीदते हैं, 8 लाख पे जो मशीन खरीदे, उसे अगर 6th ईयर में बेचेंगे, हमारा स्क्रैप मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा। देखो मैं तो भूल ही गया था, आपको याद दिलाना चाहिए था, मैं भी भूल गया और आप भी भूल गए। देखिए क्वेश्चन में क्या था, स्क्रैप था, कितना था, 20,000 था। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हमने माइनस भी किया था, तो वो पैसा वापस नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ 6th ईयर में, जब वो मशीन बेचेंगे, सेल करेंगे। हाँ सर, कितना मिलेगा, 20,000 6th ईयर में एडिशनल कैश इनफ्लो होगा, 20,000। तो 6th ईयर का फैक्टर क्या होगा, 654, सेम फैक्टर, ये 6th ईयर का फैक्टर है तो ये भी 6th ईयर का फैक्टर। तो कीजिए 20,000 इंटू 0.564 इक्वल्स कितना हुआ, 11,280, 11,280। ये गलत हो गया फिर, ठीक है ना, तो 11,280
सीधा ये जो आया है 7,93,527 में 11,280 प्लस कर दीजिए। 7,93,527 आया था, 527 प्लस 11,280। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल जो आया वो क्या है, वो है 8,04,807, ये है। ठीक है, हाँ सर। तो अब आया टोटल कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब ये रहा 8 लाख जो है टोटल कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, ये तो वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू में है ना 8 लाख। तो अब आएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस कर दीजिए डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, जो आएगा उसे बोलेंगे एनपीवी। सर एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। 4,000 कितना आया जी, 4,000 मैं गलत लिख दिया है क्या, 4,807। मैंने 80,487 लिख दिया। चलिए 4,807 रुपया आया नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आया अब या नहीं आया? तो आपको दो बात समझ में आ गया। तो एक समझ में आ गया पे बैक पीरियड, और एक समझ में आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। सुनिए ध्यान से, मशीन एक्स और मशीन वाई पे बैक पीरियड में, मशीन एक्स 4 इयर्स 3 मंथ में, 4 इयर्स 3 मंथ में मशीन एक्स जो है कैश इनफ्लो दे दिया, मतलब रिटर्न दे दिया। जो 8 लाख हम लोग पे किए थे उसका वापस ही, पे बैक पीरियड जो पे किए थे उसका वापस ही हो गया। उसका पीरियड कितना, 4 साल 3 महीना। अगर मशीन वाई का पेबैक पीरियड कम आता है, इसका मतलब मशीन वाई जो है हमारा कैश इन्वेस्टमेंट जितना हुआ है, आउटफ्लो जितना हुआ है, उसका इनफ्लो जल्दी दे देता है, इसका मतलब मशीन वाई। तो सिलेक्ट किसको करेंगे, मशीन एक्स को करें या मशीन वाई को करें? तो मशीन वाई को सिलेक्ट करना होगा, जिसका पेबैक पीरियड कम आएगा उसी को सिलेक्ट कर लो। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू में देखो, इसका आया 4,807 रुपया। इसका कितना आएगा आप लोग करना, आप फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने के बाद देखना, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा उसी को सिलेक्ट करना। समझ में आ गया? तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, पेबैक पीरियड के लिए जिसका लेस आएगा, पेबैक पीरियड जिसका कम आएगा उसी को सिलेक्ट करना। और नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना, जिसका मोर आएगा, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू मोर आएगा उसे सिलेक्ट करना। ठीक है, तो मैं आपको आंसर पहले से बता देता हूँ। एम वाई का जो है मशीन वाई का पेबैक पीरियड कम आएगा, और इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसका ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पहले से भी करवा चुका हूँ। तो आप लोग करना, करने के बाद डिसीजन लेना। ठीक है, कौन सा मशीन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन बढ़िया से और एक बार आप क्वेश्चन में से स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना। चलिए फिर और एक क्वेश्चन दूसरा वीडियो में हम लोग और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।